हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 25 मगर प्यार से। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो निम्न में से कौन सा सही? तो दोनों का योग पाई बाई 2 होगा। सर कैसे? हमने आपको कई बार बताया है कि बच्चा कि अगर कहीं पर भी साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 दे दो, ये तभी बराबर होता है जब दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। सर हम नहीं मानेंगे। तो अब देखो, बचपन से आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके? कॉस थीटा। अब गौर करो, ये और ये दोनों एंगल का योग क्या है? 90 डिग्री है। बोलो हाँ। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और तो हम समझ गए, हमसे कहता है कि भैया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के है, तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। बोलो हाँ। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको प्यार से समझ में आया होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए दूसरा सीखेंगे मोहब्बत से। हर एक चीज को धैर्य, संयम और विवेक से समझा दिया जाएगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दे डालिए। जी हां, कहता है दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की 3 गुनी थी, ऐसा बोला गया। देखो यहां पर क्या बोला गया, दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की 3 गुनी थी। ठीक है, 6 साल पहले अशोक की 3 गुनी थी, मतलब 3:1 ये बोला गया है। दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की 3 गुनी थी और दीपक की आयु 6 साल बाद अशोक की आयु से 9/7। तो 6 साल बाद 9/7। अब आप यहां देखो, इसका अंतर दो, इसका अंतर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्वेश्चन आसान है, 9 में से 3 गया, 6 आया और यही 6 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के। हमसे कहता है आज दीपक की आयु क्या है? तो 6 साल पहले दीपक की आयु 2 का गुणा कर दो, तो ये 6 साल थी और 6 साल जब जोड़ोगे तो आज दीपक की आयु 12 वर्ष होगी। जी हाँ दोस्तों, राइट नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक 12 ईयर। जी हाँ, चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सीखेंगे। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 और इसका मान बताइए। हमने आपको कई बार बताया हुआ है क्या कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया जाए तो भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2 होता है। जी हाँ, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। तो आप खुद देखो, यहां 2 पावर है और 2 पावर से हमसे 4 पावर पूछा गया। प्यारे दोस्तों, तो यही चीज तो हो गया, 1 पावर लगाओगे तो दुगना, तो 2 पावर का दुगना 4, तो भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, समाज इसे 529 कहता है और माइनस 2 527 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 to 7 होगा। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराइए, आंसर आ गया। चलिए पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है। धैर्य, संयम और विवेक से चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, हम आपको समय भी देंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। कहता है एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है। हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, 50 किताबें खरीद रहा है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके वह 14 किताब अधिक खरीद सकता है। भाई ठीक है भाई, 14 किताब और खरीद सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई 76 रुपए और खर्च करके 14 किताबें और खरीद ले रहा है। प्रति किताब औसत मूल्य में 1 रुपए की कमी आ जाती है। ठीक है, यहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है? देखिए क्वेश्चन की भावनाओं को पढ़ो। 50 किताब खरीद रहा है, अब कितने की खरीद रहा है औसत में हमें तो नहीं मालूम। तो 50 बुक का जो प्राइस है, 50 बुक का जो प्राइस है औसत में आप x रुपए मान लो।
बोलो हाँ कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपए और खर्च करता है, तो 76 रुपए उसने टोटल में खर्च किया होगा, टोटल में खर्च किया होगा, और उसने 14 किताबें अधिक खरीदी, तो पहले 50 थी अब 64 बुक हो गई। तो पाता है कि जो उसका औसत था किताब का खर्च वो 1 रुपए कम हो गया, मतलब x-1 हो गया, x-1 हो गया। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप कोई दिमाग ना लगाओ। देखो पहले 50 किताब थी x रुपए के हिसाब से, तो 50 गुणे x ये टोटल प्राइस हो गया। 76 रुपए और दे रहा है तो 76 यहां जोड़ दो। ऐसा करने के बाद 64 गुणे x-y के बराबर हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल, बस खेल जाओ। ये 50x हो गया, ये 76 हो गया, -64। इसका जो अंतर आया वो 14x आया और ये यहां जुड़ जाएगा, मतलब 14 यहां x और 76 64, तो 6 4 10 और 7 6 13 1 14, तो x बराबर किसके 10 रुपए आ गया। तो हमसे कहता है तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है, तो वह 10 रुपए है। प्यारे दोस्तों पहली बात तो ये समझ गए होंगे, ये हमने बड़ा विस्तार से बताया, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। देखो जो भाषा का क्वेश्चन है उसमें मैं समय जरूर दूंगा। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, मतलब पहले उसने 50 बुक खरीदी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो 50 खरीदा, x रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 50 इंटू एक्स। अगर वह 76 रुपए और दे देता तो 76 इसमें जोड़ दिया, तो 14 किताब एक्स्ट्रा, तो 50 की जगह आप 64 खरीद रहा है, तो उसका जो औसत पैसा हो गया वो x-1 हो गया। तो सीधी सी बात है 50 गुणे x प्लस 76 बराबर 64 गुणे x-1, तो x की वैल्यू आ गई 10। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, ये बात सत्य है और इसको जानो। अब हम मोटा मोटा सीखते हैं। मोटा मोटा क्या सीखते हैं कि पहले हम 50 किताबें खरीद रहे थे, 50 किताबें खरीद रहे थे तो x रुपए की पेमेंट करते थे पहले समझ, और आज हम 64 किताबें खरीद रहे हैं तो x-1 की पेमेंट कर रहे हैं, मतलब x माइनस औसत से 1 रुपए कम। पर जब 76 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए, तो एक चीज समझो, तो ये 50 किताबों का 1-1 रुपए कम हुआ होगा, तो 50 रुपए ये बचे होंगे, 76 रुपए ये लगे होंगे, और ये लगे कितनी किताबों में 14 किताबों में। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से समझो चीजों को और अच्छे से जानो। नहीं 64 किताबों का 1-1 बचा होगा ना, 64 का। तो अब ये हो गया 140/14, 10 आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं एक बार फिर से बता दूं, कैलकुलेशन को बचाना सीखो। भाई पहले हम 50 किताबें खरीद रहे थे x रुपए के हिसाब से, मान लो x औसत था, पर हमसे कहा गया भैया 76 रुपया और दे दो, 14 किताबें और ले लो, तो 64 किताबें, तब सभी में 1-1 रुपए बच रहा है। तो इस औसत से 1-1 रुपए, तो कितनी किताबों में बचेगा 64 में, तो 64 रुपए ये, 76 रुपए हमने और पेमेंट किया, तो 76 ये, तो टोटल 140 हमारा एक तरीके से पेमेंट हुआ। और ये 140 कितनी किताबों के लिए पेमेंट हुआ, 50 से 64 अंतर 10 है, 14 है, तो 14 किताबों का, तो 10 रुपए के हिसाब से हमारी पेमेंट हुई। तो ये शॉर्टकट था। जी हां चलिए दोबारा फिर कभी देखेंगे, 5वां नंबर देखते हैं। तो इन सब चीजों को समझो, ठीक है, बड़ा सिंपल वे में बता दिया, अब क्या चाहते हो, ठीक है, इससे आसान नहीं होता, वरना आप जर्नल कर लीजिए और चीजों को सीख लीजिए। सीधी सी बात, 64 किताबों का 1-1 रुपए बच रहा है, तो 64 रुपया वो बचा, 76 रुपया हमने अपनी और जेब से दिया, तो टोटल 140 जा रहा है एक तरीके से। वो कितनी किताबों में 14, तो 10 रुपए की किताब और आंसर। बोलो बोलो टेल टेल। चले कहता है हमसे यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पर आप देखो सभी में r का इस्तेमाल कर दिया, तो त्रिज्या को आप स्मॉल r ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बात तो बराबर होगी, क्योंकि r की वैल्यू रखनी है वहां पर एक, तो हम यहां r लेंगे क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। मासूम से दोस्तों चीजों को सीखा करो। ये 3 वृत्त हैं और इससे ये शेडेड पोर्शन ढक रहा है। अब देखा ये जाए, ये सब हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स में पढ़ाया हुआ है
ये त्रिज्या आर, ये आर, सभी की त्रिज्याएं बराबर है। तो ये एक बन गया समबाहु त्रिभुज, जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस, अब देखो एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन, तो तीन सेक्टर और हर एक सेक्टर 60-60 डिग्री का होगा। पहले बोलो हाँ। तो पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360। तो कहते हैं इससे ये गया 2 बार में। अब आप अपना खेला कर लो। खेला कैसे? √3/4 आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप इससे कॉमन ले सकते हो जो आपकी श्रद्धा हो। जैसे √3/2 ऐसे रखा हमने, पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेना है, माइनस का पाई ऐसे रखा और आर स्क्वायर बाई 2। अब ऑप्शंस देखो, जो मैच कर जाए वही आंसर हो गया। अब देखा ये जाए कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है। शायद कौनों नहीं मैच कर रहा है। अब जब कौनों मैच नहीं कर रहा है तो भैया नहीं, अभी हमें धैर्य रखना होगा, चीजों को समझना होगा। ठीक है, एक चीज समझो, यहां पर इक्विलैटरल की जो भुजा है वो 2r हो गई है। कितनी हो गई? 2r। हमने यहां r रखा है इसलिए हमारा कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है। तो हम डरेंगे नहीं प्यारे दोस्तों, सीखेंगे भाई, सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल की यहां तो भुजा 2r होगी ना मेरे भाई। तो 2r मतलब 4r का स्क्वायर, क्योंकि उस भुजा का स्क्वायर। तो 4r का स्क्वायर, 4 से ये 4 गया तो ये हो गया √3 माइनस पाई बाई 2 और ये आर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। एक बार मैं अब, क्योंकि जिसमें हल्की से एरर हो जाए तो टीचर का फर्ज है कि दोबारा बताए तो बच्चा समझ पाए। तो इस क्वेश्चन को अब दोबारा बताया जाएगा। कहते हैं कि 3 हमारे इक्वल वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं समान है, और त्रिज्याएं समान है तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये सब टच करते हुए नजर आ गए, बोलो हाँ। और ये हो गया समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हो गई। अगर मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया कहूं तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा 2r हो गई बच्चा। क्या हो गई? 2r का स्क्वायर। अब ये 3 हमारे सेक्टर हो गए, तो 3 सेक्टर हो गए, उनका एरिया तो पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 क्योंकि सेक्टर है, अपॉन 360। कहते हैं 60 30, इससे ये 2 बार में गया और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट जाएगा, मतलब √3 आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप देखो √3 माइनस पाई बाई 2 ऐसे लिखेंगे और आर स्क्वायर कॉमन होगा। अब अगर त्रिज्या 1 है तो फिर रख दो, फिलहाल तो रखना नहीं है। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। 5वीं के बाद 6ठा नंबर सीखेगा इंडिया। याद रहे, अगर किसी क्वेश्चन में हल्का सा भी हमसे एरर होगा तो हम दोबारा बताएंगे। जी हां, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? देखिए, जब कुछ कंडीशन नहीं दी गई तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। मतलब P रुपए लगाते हो या 100 रुपए लगाते हो, 100 रुपए लगाया और 200 रुपए हो गया, तो आपको 16 वर्ष में 100 रुपए ब्याज में मिला। बोलो हाँ, यही तो हुआ। अब हमसे कहता है 8 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 16 वर्ष में 100 रुपए मिलते हैं, तो 8 वर्ष में आपको 50 रुपए मिलेंगे। मतलब 100 का अब 150 रकम हो जाएगा। जब 100 का 150 हो जाएगा तो ये 1.5 गुना यानी 3/2 हो जाएगा। जी हाँ, 1.5 गुना यानी 3/2, जिसे 1:1/2 गुना शब्द का यूज हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1:1/2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए छठे की अपार सफलता के बाद 7वां नंबर पढ़ेगा इंडिया। कहता है कोई धन 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाता है, तो मूलधन 1000 होगा। ये तो नहीं, 1000 2 वर्ष में 1331 हो जाता है, तो मूलधन इसका 1100 के आसपास आएगा। समझो पहले। सर कैसे? देखिए, टाइम दिया गया है हमको 2 वर्ष, रेट दिया गया है 10% और अमाउंट कह रहा है 1331 हो जा रहा है।
हम जानते हैं कि 10% का अर्थ होता है 1/10, मतलब 10 की चीज 11 में, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, साल कितने हैं 2, तो स्क्वायर कर दो, मतलब अमाउंट 121 और प्रिंसिपल 100 हो गया। अब देखो अगर 121 की चीज 1331 हो जा रही है, मतलब इस वैल्यू में 11 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर जो 100 रुपए है इसमें भी 11 का गुणा कर दो, तो 1100 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर 1100 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1100 रुपए आएगा। बढ़िया से सीखो, मोहब्बत से सीखो। तो 1100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बहुत अच्छे से समझो। 7 के बाद हम 8वां नंबर सीखेंगे। खतरा बना हुआ है, कैलकुलेशन हो भी सकती है और नहीं भी। चलिए, सात के बाद हम 8वां नंबर सीखेंगे। कहता है हमसे यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू है और 5x स्क्वायर माइनस का 3px माइनस 15q इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है एचसीएफ इसका x माइनस 3 है, तो p और q का मान। अच्छा ये बताओ, एचसीएफ जो उसी का ही एक फैक्टर होगा जो कि x माइनस 3 है, मतलब x बराबर 3 उसमें पुट कर दो, तो पहली इक्वेशन में अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 3p हो जाएगा और क्यू के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ। दूसरे में हम रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पना 45 हो जाएगा, 9 पना 45 हो जाएगा। और यहां पर जो आएगा बच्चा वो 3 गुणा 3, तो ये 9p हो जाएगा। बोलो हाँ। और यहां माइनस का 15q हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको आप सॉल्व कीजिए, तभी आप आंसर की प्राप्ति करेंगे। तो 9p प्लस 15q इज इक्वल टू 45, तो 3 से भाग दे दो, 3p ऐसे आएगा, 5q ऐसे आएगा और ये 15 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ऊपर वाले में आ जाओ तो 3p माइनस का q इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए बच्चा, एक चीज, अगर मैं इसमें 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा कर दूं, तो ये जोड़ने से ये कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 3 18p हो जाएगा। बोलो हाँ। और ये 15 ये माइनस में चला जाएगा, तो 45 में से 15 गया तो माइनस का 30 आएगा। तो ये समाज हमसे कह सकता है कि जो p की वैल्यू है 6 से भाग दो, माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शंस में जाइए तो देखो p की वैल्यू माइनस का 5/3 तो ऑलमोस्ट सभी में आ रही है, तो ये वैल्यू उठाकर इसी इक्वेशन में चिपका दो। जब आप चिपका देंगे तो 9 ऐसे, माइनस का 5 इज इक्वल टू q, तो q बराबर 4 हो गया। तो बस यही इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शंस नंबर आपको जो भी दिख रहा हो, आई होप पहला ही दिख रहा है, तो माइनस का 5/3 4 इसका आंसर होगा। मुस्कुराइए, यही आंसर है। चलिए, 8वीं के बाद हम 9वां सीखेंगे मगर प्यार से। 8वीं के बाद हम 9वां सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों अच्छी सी चीजों को सीखिए, धैर्य, संयम और विवेक के साथ। कहता है ब्याज दर 13% से घटकर 12.5% हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 की कमी हो गई, तो मूलधन क्या है? अब 13 से 12.5 हुआ, मतलब 0.5% की कमी हो गई। अब ये 0.5% कमी बराबर किसके? 104 की हुआ। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 1% बराबर 208 हुआ। बोलो हाँ। और हम बात करते हैं 100% की, तो 2 जीरो इथे 2 जीरो उथे, तो 20,800 रुपए हुआ। इसका सही आंसर 20,800 रुपए हुआ। 9 के बाद अब हम 10वां सीखेंगे। धैर्य, संयम और विवेक के साथ हम लोग 10वां नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है इतना, और इसको सॉल्व करने के लिए कहता है आप एक चीज देखिए, इसको मैं लिख देता हूं कि 1/3 माइनस का √8 लिखा हुआ है। बोलो हाँ। माइनस का 1/√8 माइनस का √7 लिखा हुआ है, प्लस 1/√7 माइनस √6 लिखा हुआ है, माइनस का 1/√6 माइनस का √5 लिखा हुआ है, और
प्लस 1/√5 माइनस का √4 लिखा हुआ है। एक चीज समझना, बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत अच्छे से अच्छी चीजों को समझना। प्यारे दोस्तों, ये सब लिखा हुआ है और इसको अच्छे से जानो। आप खुद बताइए कि यहां पर देखा जाए तो ये वैल्यू में देखो, ये जो 3 लिखा है तो इसको क्या हम √9 लिख सकते हैं? बिल्कुल, अंतर 1 का है तो ये वैल्यू ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी और नीचे 1 ही हो जाएगा, तो कोई मुद्दा नहीं। अब देखो यहां पर अंतर सभी में 1 का है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी को ले जाओ, ऐसे √+7 रूट से हो जाएगा। यहां पर भी √7 और यहां √6 माइनस √5 हो जाएगा और ये वैल्यू √5 माइनस का √4 हो जाएगा। सर ये सब कैसे कर डाला? लाइव झिंगा लाला। ऐसा समझो बच्चा, 1/√9 माइनस √8 इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे, जी हाँ दोस्तों, ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो आप देखो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो तो 1 हो जाएगी, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी तो उसकी वैल्यू तो 1 होगी। ऊपर की वैल्यू √9 प्लस √8, समझ गए? तो ये सभी में काम करेगा। देखा ये जाए √8 माइनस का √8 तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब देखो यहां माइनस आया, ये प्लस तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये तो ऊपर जाके प्लस ही हो जाएगा ना, माइनस प्लस में तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाके प्लस होगा। सॉरी, ये जो सारी वैल्यू गई है वो ऊपर प्लस होगा, वहां मिस्टेक कर रखा था हमने। तो आप देखो √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 और अंत में √4 की वैल्यू 2। इसका आंसर आएगा 5। तो एक्सपर्ट चॉइस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5। अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है तो 3 से अधिक इसका आंसर होगा। जी हां दोस्तों, तो 3 से अधिक इस क्वेश्चन का हम आंसर कहेंगे इस समाज को। चलिए 10वें के बाद अब हम सीखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। खतरा बना हुआ है, जल्दी से सभी लोग आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो। जी हां दोस्तों, चलिए कहता है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है। मतलब 8% लाभ पर कुछ भाग को बेचा जाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, और बाकी को 18% पर बेचता है। तो बाकी को 18% लाभ पर बेचता है तो प्लस का 18 हो गया। कहता है उस पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ, तो ओवरऑल जो लाभ हुआ है बच्चा वो 14% का हुआ। कहते हैं बड़े में से छोटे को घटाओ, 18 में से 14 गया 4 आया और 14 में से 8 गया 6 आया। इसका जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। जी हाँ, अब हमसे कहता है 18% लाभ पर बेचे गए मात्रा का पता लगाओ। देखा जाए बच्चा, टोटल था 50 केजी, कितना था? 50 केजी, और 2 3 भी होता है कितना? 5। यही 5 यूनिट बराबर 50 केजी के, तो कहीं ना कहीं इसमें 10 का गुणा हो रहा होगा। तो 2 बराबर 20 केजी के और 3 बराबर 30 केजी के। तो हमसे कहता है क्या कि 18% लाभ पर बेचे गए मात्रा बताओ। तो 18% 30 केजी, 18% 30 केजी, तो इसका सही आंसर 30 केजी आएगा। चलिए 11 के बाद अब हम सीखेंगे 12 नंबर। बच्चा बोलो बोलो, टेल टेल। ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, खतरा बना है, चीजों को सीखना है। देखिए एसके झा सर की इसी किताब में परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी के इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ सकते हो। कहता है 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जबकि अंकों का प्रयोग दोबारा हुआ है, मतलब रिपीटेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर रिपीटेशन हुआ है तो आपके सामने ये क्वेश्चन आसान हो गया कि पहली पोजीशन में भाई अंक हमारे पास 1 2 3 4 है, तो चारों में से कोई आ सकते हैं। कह रहा रिपीटेशन है तो फिर से चारों में से कोई, फिर से चारों में से कोई, फिर से इन्हीं का गुणा कर दो, तो कहीं ना कहीं आपके सामने 16 गुणे 16 256, पर जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमें चीजों को समझना है। कह रहा 3 अंकों की कुल संख्या, तो 3 अंकों की जब कुल संख्या बोला गया तो देखा जाए 64 इज द राइट आंसर।
मिस्टेक कहां हो गई हमसे वो आप समझ गए, फिर भी बताएंगे। कहता है 1 2 3 4 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की, हम 4 अंकों की बता रहे थे, तो जब 3 अंकों की बताया गया तो 3 डब्बे बना लो। अब 1 2 3 4 इनमें से कोई भी आ सकता है, पहली पोजीशन में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 64 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे कह रहा अंकों का प्रयोग दोबारा हो, रिपीटिशन अलाउडेड है। जिस क्वेश्चन में मेंशन होता है तो उसमें हम ऐसा करते हैं, जहां मेंशन नहीं होता है मतलब लिखित नहीं होता है तो वहां फिर हम कंडीशन क्या, रिपीटिशन नॉट अलाउडेड वाला प्रयोग करते हैं। चलिए 12 के बाद अब पढ़ेगा इंडिया 13 नंबर। कहता है 20%, 15%, 10% के उत्तरोत्तर छूटों की एकल छूट क्या होगी। प्यारे दोस्तों ये कैलकुलेटिव हो सकता है, हम आपको दो तरीके से बताएंगे, वैसे तो तरीके बहुत होते हैं पर हम दो तरीके से आपको सिखा सकते हैं। ध्यान रखना, चीजों को सीखना। चलिए 2-3 तरीके देख लेते हैं। जिसे हमसे कह रहा है 20%, 15% और 10% ऑफ है, मतलब ये 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो ये प्लस में है बच्चा। तो जब भी डिस्काउंट है आप पहले इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x + y xy अपॉन 100। ध्यान रखना, चीजों को सीखना। तो पहले 20% ऑफ तो माइनस का 20, 15% माइनस का 15, दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300/100, तो 3 आ जाएगा। अब हमने देखा ये 35 हुआ, ये 3, तो 32% जो कि माइनस का ये ऑफ में आ रहा है, और ये 10% वाला और आ जाएगा। फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, तो 32% 10% दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 320 में 100 से भाग देंगे तो 3.2 आ जाएगा। बोलो हाँ। तो ये हमारा हो गया बच्चा कितना, ये 42% हो गया और प्लस का 3.2 हो गया। तो इसको 4 मानो, 42 में 4 गया तो 38 आया, और 8 इतना ऑफ होगा इसके अकॉर्डिंग। तो जो ये फंडा है उसके अकॉर्डिंग 38.8% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, अगर आपने 20% ऑफ कर दिया है मतलब 20 रुपए ऑफ हो रहा है, तो वह चीज 80 की हो गई। अगर आप 15% ऑफ कर रहे हो तो इसका 15 × 120 मतलब 12 रुपए कम कर दोगे तो वह चीज 68 की होगी। अब 10% ऑफ कर दो तो 10% ऑफ कर दोगे तो वह चीज 6.8 कम करना होगा, मतलब 7 कम कर दो, 61.2 का हो गया। तो आप देखो 100 की चीज अगर आप 61.2 में ला रहे हो तो डिस्काउंट कितने का मिला, 38.8% का। ये दूसरा तरीका हो गया जो कि प्यारा तरीका है। बोलो हाँ। अगर आप तीसरा तरीका सीखना चाहते हो तो भी सीख लो कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 15% 3/15/100 तो 3/20 होती है, 10% 1/10, मतलब 5 की चीज 1 ऑफ 4, 20 की चीज 3 ऑफ 17 और 10 की चीज 1 ऑफ 9। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन पे आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और चीजों को समझिए। हम यहां गुणा कर देंगे, ये भी 100 तो ये 1000 हो जाएगा। बोलो हाँ। ये चीज 1000 हो गई, और 4 17 9, तो 17 चौकू 68, 68 गुणे 9, 9 9 72, 7 हासिल, और 9 को 54, 54 और 7 61। पहले बोलो हाँ, मतलब 100 रुपए की चीज 612 में, 1000 रुपए की चीज 612 में, अगर हमने यहां दशमलव लगा दिया तो यहां आ गया भाई 100 की चीज 61 रुपए 20 पैसे की, तो कमी कितनी हो गई, तो 38.8% हमने ऑफ दिया। तो ये आपको एक क्वेश्चन में हमने 3 तरीके बता दिए। अब बहुत है, अब चौथा पांचवा तरीका सीखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 13 के बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर खतरा बना हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 टफ नहीं है, हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे पर थोड़ा सा समय लेंगे, बढ़िया से बताएंगे क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। 14 नंबर भाई भाषा वाले क्वेश्चन में तो हमें थोड़ा सा समय चाहिए होगा। आप भाषा को पढ़िए। कहता है एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। तो हमने माना कॉलेज में जो शुरुआत में बॉयज एंड गर्ल्स थे वो 100 मान लिए। कितने मान लिए, 100। और कहता है हमसे 20% की वृद्धि हो गई,
तो अब बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज में कितने होंगे? 120। भाई पहले हमने 100 माना, अब 20% बढ़ गए तो 120 हो गए। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। मतलब पहले इनकी जो फीस थी वो सभी की 100 रुपए के हिसाब से पड़ रही थी। जी हाँ, हर एक बंदे की 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट, मतलब जो पेमेंट जा रही थी वो 10,000 रुपए जा रहा था। सीधी सी बात है। ऐसा मान लो कि पहले बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ रहे थे, 100 लोग थे, 20% बढ़े तो 120। तो पहले सभी का, भाई लड़के से भी 100 वसूले जाए थे, लड़कियों से 100 वसूले। अब गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाल दी, कहता है गर्ल्स के लिए क्या है? फ्री एजुकेशन है। क्या है? फ्री, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। फिर कहता है हमसे अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। कहता है पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की वृद्धि हो गई। किसकी? लड़कों की फीस में 25% वृद्धि हो गई। तो पहले तो सभी से 100 रुपए वसूल रहे थे, ठीक है। तो अब लड़कों से, भाई बॉयज कितने ये तो नहीं मालूम और गर्ल्स कितनी ये भी नहीं मालूम, पर अब लड़कों से हम 125 वसूल लें। 125 वसूल लें क्योंकि लड़कों की फीस 25% बढ़ गई और लड़कियों की फीस क्या है? 0 रुपए। भाई निःशुल्क है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा? मासूम से दोस्तों, तो पैसा तो हमें 10,000 वसूलना है और ये सारा पैसा हमें लड़कों से वसूलना है। तो 10,000 डिवाइड बाय 125। बच्चा बच्चा जानता है कि ये 8 बार में जाता है और 10 जीरो मतलब 80 बार में। भाई 1000 में 125 से भाग दोगे 8 बार में और 0 80 बार में। इसका मतलब जो बालक होंगे 80 बालकों से 10,000 वसूले जा रहे हैं। तो जो लड़कियां होंगी वो 40 होंगी। जी हां, जिनको निःशुल्क एजुकेशन दिया जा रहा है। तो 80 और 40 का जो रेशियो होगा वो 2:1। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो होगा वो 2:1। तो कहता है इस साल लड़कियों की तुलना में, पहले मेरी बात को समझो, इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा? तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात, तो लड़कियां नीचे लड़के ऊपर, तो 2:1 का आंसर आएगा। 1:2 नहीं, 2:1, क्योंकि कह रहा है इस साल लड़कियों की तुलना, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, तो ये 2/1 होगा ना। तो गर्ल्स बॉयज, समझ गए ना। तो 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक और बोलो हाँ। चीजों को समझना बढ़िया से, अच्छे से और मोहब्बत से। जी हां दोस्तों, तो 14 नंबर समझ गए, फिर से बता देते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स 100 थे, सभी से 100 रुपए वसूले जा रहे थे। कहता है कि 20% छात्र बढ़ गए तो अब 120 हो गए। बोलो हाँ। और कहता है कि गर्ल्स के लिए शिक्षा निःशुल्क, तो वो तो 0 हो गई। सभी से 100 वसूल लेते, बालकों के 25% बढ़ गए तो 125 हो गए। पहले 10,000 आता था तो 125 से भाग दो, 80 बॉयज से 10,000 वसूला जा रहा है तो गर्ल्स 40 होंगी। 2:1 समझ गए। चलिए 14 के बाद अब हम पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। धैर्य, संयम और विवेक से, क्योंकि खतरा तो बना रहता है। ये चले, कहता है एक वैन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा फिर 25 किलोमीटर की गति से पुनः 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान वैन की औसत चाल क्या है? तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं हमको। हम क्या करते हैं कि ऐसा कर लो कि औसत स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए हमको। तो हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले डिस्टेंस कितनी थी? 25 किलोमीटर। कितनी थी? 20। तो टोटल डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड चाहिए तो पहले डिस्टेंस थी 25, फिर डिस्टेंस हो गई 80। अब यहां पर डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर तय करने में हमारी स्पीड थी 20 की, और अब आगे 80 किलोमीटर तय करने में हमारी स्पीड थी 25 की। बस इसी का कैलकुलेशन करना है। जिसने कर लिया वही बादशाह। तो कैलकुलेटिव होगा तो हमें ध्यान भी देना पड़ेगा वाया ऑप्शन में भी। डरना नहीं है, चीजों को सीखना है। ऊपर की वैल्यू 105 लॉन्च कर दो। भाई इन दोनों का योग 105। अब देखो 5 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 16 बार, 5 से ये 5 बार, तो नीचे
4 और 5 का तो ये एलसीएम 20 हो गया, ये 25, 16 चौको 64 हो गया। इस 20 का ऊपर गुणा कर दो तो 2100 हो जाएगा, बोलो हाँ। और 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया। प्यारे दोस्तों 2100 में 89 का भाग दे दो तो 8 त्रिका 24, 3 बार में ज्यादा होता है तो 2 बार में जाएगा। देखो ऑप्शन में 2 बार में है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन है। तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। तो देखा जाए 10 में से 8 गया, 2 आया, यहां 20 में से तो ये 3 आया और एक 0 ऐसे लिख लो। फिर देखो 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में तो 23 आ जाएगा। 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 8 त्रिका 24, 25 26। फिर देखा जाए 10 में से 7 गया, 3 आया, 11 में से 6 गया, 5 आया। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। 88 64 होता है ज्यादा, 8 7 56 ज्यादा होता है, 8 7 56 6 बार में, 8 48। तो 23.6 के नियरेस्ट में आंसर आएगा। ठोको लाइक और बोलो हाँ। तो बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से करा दिया। और भी तरीके हैं पर हमारे जो ऑप्शन है वो नियरेस्ट थे, 23.6, 23.7, 23.8, इसलिए हमने सावधानी बरती और आंसर बताया, वरना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए 15 के बाद 16 पढ़ेगा इंडिया, मोहब्बत से पढ़ेगा। कहता है एक सम बहुभुज, पहले बातों को समझना। कहता है एक सम बहुभुज का बाहाकोण 72 है तो उसके सभी अंताकोणों का कुल योग कितना होगा। अगर बाहा 72 है तो अंता 108 होगा। पर आप डरिए नहीं, चीजों को समझिए। अगर बाहाकोण मतलब एक्सटर्नल एंगल 72 है तो टोटल भाई एक्सटर्नल 72 है तो 360 अपॉन 72 करने से भाई 360 अपॉन 72, तो यहां पर हमें नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। 72 से भाग दोगे 5, मतलब इस त्रिभुज की, मतलब जो पॉलीगॉन होगा, बहुभुज होगा, उसकी 5 भुजा होंगी। और बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। तो आप यहां पर क्या, 5 में से 2 गया, 3 आया और 180, 540, यानी पेंटागन है और उसके सभी कोणों का योग 540 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 16 का जो आंसर होगा वो 540 होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 16 के बाद अब हम पढ़ेंगे 17 नंबर। जी हां, 16 के बाद अब हम पढ़ेंगे 17 नंबर, मगर प्यार से। तो बड़े प्यार से सेट नंबर 25 आपको हम करा रहे हैं, ऐसा माना जाता है। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, हमें कोई तकलीफ नहीं। 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ हुआ 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और इसमें जो ट्रेन चलती है वो 45,000 मीटर चलेगी। कितना भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड, और 45 किलोमीटर मतलब 45,000 मीटर दौड़ेगी। और 360 140 को आप जोड़ दो तो 500 मीटर दूरी तय करने में, क्योंकि ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की या पुल की लेंथ जोड़ना होगा, तभी इसमें कितना समय लगा वो देखना है। कहते हैं कि 2 0 से 2 0 गया, बोलो हाँ। 50 से ये 9 बार, 50 से ये 10 बार, 9 में 9 चौको 36 होता है तो 4 10 40 होता है, मतलब 40 सेकंड का समय लगेगा इसमें। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 40 सेकंड आएगा। चलिए 17 के बाद अब हम 18 पढ़ेंगे। 17 के बाद अब हम 18 पढ़ेंगे, मोहब्बत से जिसे कहते हैं। 18 नंबर पढ़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, कहता है 720 की धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि एबीसी को मिली राशि के योग का 4/5, मतलब ए बी और सी की मिली राशि का 4/5। देखिए जो भाषा है उसको समझो, मतलब बी और सी को 5 यूनिट मिल रहा है और ए को 4 यूनिट मिल रहा है, तभी कह रहा है जो ए को मिला है वो बी और सी के योग का 4/5, तो 4 ये 5 ये। समझ गए कि नहीं समझ गए।
और बी कॉमा सी का 2/3 पाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, तो आप ऐसा करो ABC रख दो। भाषा क्या कह रहा है, जो बी है सी का 2/3, मतलब सी को 3 मिलता है तो बी को 2। अगर सी को 3 मिल रहा है, बी को 2 मिल रहा है, तो 3 2 5 ही है, तो ए को 4 मिल रहा है। बोलो हाँ। तो हमसे कहता है ABC का कितना, तो सभी को जोड़ लो। ये 9 हो गया। 9 बराबर 720 के, मतलब 9 × 72, 80 का गुणा हो रहा है, तो 80 का यहां गुणा कर दो, 8 चौक 32, 320। 80 का यहां गुणा कर दो, 160 और 80 240। ये इसके आंसर हो गए। 360 100, मतलब 320 160 240। बढ़िया से बता दिया, ऐसा माना जाता है। एक बार फिर से समझो, 720 की धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि ABC को मिली राशि के, मतलब A कॉमा B और C को मिली राशि का योग का 4/5। तो B और C को 5 और A को 4 मिला। फिर कहता है B कॉमा C का 2/3, तो C को 3, B को 2, तो इसको 4। कैसे, ये चीज समझ गए होंगे आंसर। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। 18 के बाद हम 19 नंबर पढ़ेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, 19 नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमसे कहता है रेंज बताओ। रेंज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटे घटा देंगे, उसी को हम रेंज कहते हैं। आप अपनी नजर क्वेश्चन डालो तो 9 सबसे बड़ा है और 4 सबसे छोटा है, तो 9 - 4 इज द 5 आंसर। इसका जो रेंज होगा वो 5 होगा। जी हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। मतलब अच्छा क्या, जिसको नहीं मालूम तो उसके लिए तो अच्छा ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, मगर प्यार से। एक सेकेंड, सब मुझी को करना होता है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और हम प्यार से सिखाते भी रहेंगे। हमसे कहता है किसी क्लास में 15 छात्र हैं और उनका औसत भार 32 किलो। कोई दिक्कत नहीं, मिक्सचर एलिगेशन से कर देंगे। भाई 15 क्वांटिटी है और केजी कितना है, 32। तो 15 छात्र हैं, ये तो क्वांटिटी में हो गया, और 32 केजी है, ये हमारा 32 केजी हो गया। ठीक है। एक अन्य क्लास में 20 छात्र हैं और दोनों कक्षाओं का औसत 28 है। तो अन्य में 20 छात्र हैं, इसकी भार हमें नहीं मालूम, पर हमें ओवरऑल मालूम है कि दोनों कक्षाओं का औसत क्या है, 28 है, तो यहां 28 रख दो। तो बस अब हमसे कहता है 20 छात्रों वाली क्लास का औसत भार क्या है। तो मिक्सचर एलिगेशन से देखेंगे तो यहां 4 यूनिट आया, यहां क्या आया वो तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। तो यहां छात्र हैं 20, तो 4 बराबर 20, मतलब 5 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर 5 का भाग दे दोगे। भाई सीधी सी बात, तो 3, भाई 3 में 5 का गुणा तब ये होगा, तो 15 में 5 का भाग तब ये 3। तो अब यहां देखा जाए कि एक बार ये बड़ा होता है, एक बार ये छोटा होता है। तो इससे ये छोटा है, तो 28 में 3 कम करो तो यहां 25 आएगा। जी हां दोस्तों, तो देखा जाए 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से समझो, किसी क्लास में 15 छात्र हैं, भार 32 है, 20 छात्र है, भार नहीं मालूम, ओवरऑल भार 28 है। तो कहते हैं 32 में 28 गया, 4 आया। अब देखा जाए इसमें जो क्वांटिटी थी वो तो 20 थी, मतलब इसका 5 गुना, तो इसमें 5 से भाग दोगे तो यहां 3 आएगा। अब कहते हैं कि एक बार ये इससे छोटा हो गया, तो अब इसमें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इससे बड़ा होगा। तो आप वैसे भी समझ लो 28 - x = 3, तो 28 में से 3 गया x, तो वो 25 आ गया। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। ठोको लाइक और बोलो हां। 20 के बाद अब हम 21 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक अच्छा है, क्या अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, सीखना है। बंदर बास वाला, जो कि हमने कहीं ना कहीं स्पीड क्या कहते हैं पाइप एंड सिस्टम में पढ़ाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम यूथ कंपटीशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कहता है एक बंदर बांस के खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है और 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चला जाता है। मतलब चीजों को समझो, हमसे कहता है 3 सेकंड में यह बंदर 4 फीट ऊपर चला जाता है, मतलब अप की ओर जा रहा है। हमें कोई तकलीफ नहीं, भाई बंदर है, जाएगा ही जाएगा। और एक बंदर बांस के एक खंबे में चढ़ने की कोशिश करता है और 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर, और अगले सेकंड में, अब ये जो अगला सेकंड है
ये बड़ा मुद्दा है। तो अगला सेकंड का मतलब क्या हुआ, अगले सेकंड में 4 फीट नीचे आ जाता है। तो अगले सेकंड में 4 फीट मतलब जो नेक्स्ट सेकंड होगा, नेक्स्ट सेकंड है जिसे हम 1 सेकंड बोलते हैं, उसमें ये 2 फीट नीचे आ जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे, नीचे स्लिप कर जा रहा होगा। भाई 3 सेकंड लगे 4 फीट चढ़ने में और नेक्स्ट सेकंड में वो 2 फीट नीचे आ जा रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है क्या, कि 4 सेकंड में जो बंदर है वो 2 फीट अप गया होगा। इससे कंक्लूजन तो ये निकल रहा है भाई 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर गया, अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आ गया। इसका मतलब 4 सेकंड जीवन में लगाया और 2 फीट बंदर ऊपर गया। इसका अर्थ तो यही निकलता है। अभी बड़ा मुद्दा है, यदि खंबा 18 फीट का है, खंबा 18 फीट का है, तो हमसे कहता है तो कितनी देर में बंदर खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। एक चीज समझो, ये कंडीशन बार बार लगेगी 4 सेकंड वाली। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि 2 का यहां भाग दे दो, 9 का गुणा कर दो, ऐसा नहीं होता। हम आपको बड़ा प्यार बताएं कि यहां 4 फीट है तो 18 में 4 कम कर दो, तो 18 में 4 14 आया, तो 7 दुनी मतलब 7 का इधर गुणा करो, 7 का इधर करो, मतलब 28 सेकंड में जो बंदर होगा वो 14 फीट अप हो गया, 14 फीट अप हो गया। अब बात आई नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट भाई ये तो हो गया। अब नेक्स्ट 3 सेकंड में बंदर 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो पूरा का पूरा ऊपर चढ़ ही गया, तो नीचे क्यों आएगा, सीधी सी बात है। 31 सेकंड में वह बंदर 18 फीट अप चला जाता है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसे बहुत प्यार से समझना होगा। एक बार फिर से बताएंगे, ये समझ में ज्यादा तब आएगा जब यूथ में हमने जो पढ़ा है उसको देखोगे। 3 सेकंड में बंदर 4 फीट ऊपर जाता है, नेक्स्ट सेकंड में बंदर 2 फीट नीचे आता है। इसका मतलब 4 सेकंड जीवन में लिए होंगे, 2 फीट वो ऊपर चढ़ा होगा। हमेशा याद रखना, कभी पूरे का वो नहीं करते। तो देखा यह जाए कि 3 सेकंड में 4 फीट का खेला हो रहा है, तो 4 फीट कम करोगे इसमें तो 14 आया। तो यहां पर हमें 14 फीट बनाने के लिए किसका गुणा करना होगा, 7 का करना होगा। तो 14 फीट में 28 सेकंड लगे। अब हमारी फिर से चढ़ने की बारी आई, तो 3 सेकंड हम अब गए तो चढ़ गए। तो जब हम चढ़ गए तो नीचे क्यों उतर के आएंगे, बोलो बोलो, टेल। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे दोबारा तिबारा सीखिए, ठीक है। एक तरीके से रीजनिंग वाला होता है, दिमाग लगता है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। 21 के बाद अब हम सीखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, कौन सा सीखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। हर चीज को बड़े प्यार से सिखाएंगे, बस सीखने वाला चाहिए। कहता है एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाओं की लंबाई PQ बराबर 2, QR बराबर 3, RS बराबर 4, तो PS की लंबाई क्या होगी। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो कि कोई भी आकृति बना लो, जैसे हमने ये PQRS ऐसे आकृति बना ली, स्क्वायर बना लो, जो तुम्हारी इच्छा, बस टच कराना है आपको। बस प्रॉपर्टी पहले हम बता देते हैं। देखो प्रॉपर्टी हम प्रूव भी कर देते हैं जिससे आपको मालूम रहे, जिससे क्वेश्चन आसान रहे। ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टच कर रहा है यहां और यहां, तो जो ये होगा वो वही ये होगा। इस पॉइंट से ये टच कर रहा है, तो अगर ये बी तो ये बी होगा। इससे टच कर रहा है तो ये सी, तो ये सी, और इससे टच कर रहा है तो ये डी और ये डी। आप मोटा मोटा देखो, जो PS QR का योग है, आप देखो PS और QR का योग A प्लस बी प्लस सी और प्लस डी है, तो वही योग आएगा आपका SR और PQ का। तो इसका भी योग A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही आएगा। मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आप बढ़िया से समझो, हमसे कहता है कि भैया PQ की वैल्यू 2 है, हमें कोई तकलीफ नहीं, ये 2 है। फिर कहता है QR की वैल्यू 3 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर हमसे कहता है RS की वैल्यू 4 है, तो हमसे PS की वैल्यू पूछेगा। तो हम जानते हैं कि ये 2 और ये 4 टोटल हो गया 6। जब ये 6 हो गया तो ये 3, तो ऊपर भी 3 होगा, तो टोटल 6। ये क्योंकि प्रॉपर्टी मालूम है कि आमने सामने का योग बराबर होता है। अब ये स्क्वायर नहीं है, कोई भी आकृति बना लो,
अगर ऐसा है तो ये कंडीशन 100% लगती है। चित्र को चाहे कैसे भी दे दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे और ऐसे कर दे, और तो भी टच करा दे, जैसे जो भी, पर कंडीशन यही रहेगी इस टाइप के कोई भी फिगर में, समझ गए, पर चारों को टच कर रहा हो। चलिए 22 के बाद 23 नंबर करेंगे। 22 के बाद 23 नंबर पढ़ेगा इंडिया। जी हां दोस्तों, वो भी मोहब्बत से पढ़ेगा इंडिया। क्या कहता है? कहता है सुप्रीति और सुभाष एक काम को मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। भाई किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, भाई कर रहे हैं, करने दो। फिर हमसे कहते हैं वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ता है, और इसलिए काम समाप्त करने में उन्हें कितना दिन लग गया? 45 दिन लग गए। अब यहां मैटर है, टोटल 45 डेज लग गए, और 12 दिन पहले काम किसने छोड़ा? सुप्रीति ने छोड़ा। मतलब 12 दिन पहले काम सुप्रीति ने छोड़ा, तो ये 12 दिन काम किसने किया होगा? सुभाष ने किया होगा। और 45 में 12 कम कर दो तो 33 डेज तक ये दोनों साथ रहे होंगे। कौन? सुप्रीति और सुभाष। बोलो बोलो, टेल। देखो सुप्रीति, एक मिनट, 12 दिन पहले सुप्रीति ने काम छोड़ा, तो ये एसयू लिखे, नहीं ऐसी लिखेंगे, सुभाष में हमने एसयू लगाया। सुप्रीति और सुभाष किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो आप खुद ही बताओ एक दिन में कितना करेंगे? तो 1/36 करेंगे। बोलो हाँ। और अगर इन्होंने 33 दिन काम किया तो 33/36 काम कर लिया होगा। काम हमेशा एक होता है, ये काम इन्होंने कर लिया होगा 33/36, तो जो काम बचा होगा वो 3/36 बचा होगा, जिसे समाज 1/12 कहता है। और ये काम 12 दिन में कंप्लीट हो रहा होगा, और कौन कर रहा होगा? सुप्रीति नहीं, सुभाष, सुप्रीति ने 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ा ना, तो ये काम सुभाष कर रहा होगा। तो ये काम सुभाष, तो सुभाष इस पूरे काम को 144 दिन में कर पाएगा। जी हां दोस्तों, तो सुप्रीति और सुभाष किसी काम को 36 दिन में, और सुभाष उसी काम को 144 दिन में। एलसीएम लो 144, इसकी कार्य क्षमता 1 आ गई और इसकी आ गई 1, इसकी 4, इसकी 1, तो ये 1, तो सुप्रीति की कार्य क्षमता 3, ये 3 लड्डू खाती है, खाने 144 है, 144/3, 48 दिन में सुप्रीति इस काम को कर सकती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48। एक बार फिर से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेना। पहला ऐसे सुप्रीति, फिर सुभाष किसी काम को 36 दिन में, तो एक दिन में 1/36, टोटल काम 45 दिन में होता है। 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ती है, तो 12 दिन तक काम किसने किया? सुभाष ने किया, तो 33 दिन तक दोनों ने किया। एक दिन में 1/36, तो टोटल 33/36। काम हमेशा एक होता है, तो इसमें घटाओगे तो 3/36, मतलब 1/12 काम सुभाष 12 दिन में, तो पूरा काम 144 दिन में। बस उसके बाद की कंडीशन जानते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए और चीजों को जानिए। क्वेश्चन नंबर 24 को हम प्यार से सीखेंगे और अच्छे से जानेंगे। जी हां दोस्तों, अच्छे से जानेंगे। हर चीज को धैर्य, संयम और विवेक से सिखाया जाता है। कहता है एक बिंदु आंतरिक रूप से 8,9 और -7,4 लाइन खंड जोड़ने वाले 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करता है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो बहुत अच्छे से। 8,9 ऐसे रखो और -7,4 ऐसे रखो। बोलो हाँ। तो कहता है एक बिंदु आंतरिक रूप से 8 और 9 -7 और 4 लाइन खंड जोड़ने का अनुपात 2 और 3 है, तो ठीक है 2:3 है। हमसे ज्यादा एक्स और वाई का रेशियो, मतलब एक्स और वाई पूछेगा, तो कह रहा है बिंदु का निर्देशांक क्या है? शॉर्टकट हमने यूथ में पढ़ाया हुआ है, इसका यहां गुणा और इस चीज का यहां। देखो 8 × 3 8 × 24, पहले बोलो हाँ। -7 × 2,
तो ये माइनस का 14 हो गया, दोनों का योग 5 हो गया। फिर देखो 9 गुणे 3 27 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, और दोनों का योग 5। 24 में से 14 गया 10/5 जिसे हम 2 कहते हैं। 27 8 होता है 35, 35/5 जिसे हम 7 कहते हैं। तो 2 और 7 का रेशियो आ गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 7 आएगा। चलिए 25 नंबर पढ़ेगा इंडिया। कहता है किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई। प्यारे दोस्तों, औसत मतलब हमसे एवरेज की बात कर रहा है। जी हाँ, तो ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसे हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए औसत निकालना है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सभी का योग कर लो, 4 से भाग देना है तो 4 से भाग मत देना, जिसका योग सबसे कम उसी का औसत सबसे कम आएगा, मुद्दा खत्म। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं 11, कह रहा है जम्मू कश्मीर। भाई 4 ऑप्शन है, 4 ही राज्य को देखना है। जम्मू कश्मीर 1100, 1100, 1200, 1000 मतलब 4400। तो इसका जम्मू कश्मीर का 4400 आ रहा है, 4 से भाग मत देना, अभी 4400 रखो। फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश 1100, 1100 और ये 1000 वो 1200, तो ये आ जाएगा 4500 आ जाएगा, 4500। फिर पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है 14 3 14 और 13 27, 27 और 12 39, 39 10 49, तो ये तो 49 हो गया। 4 3 7 8 9, हाँ 4900 आ रहा है, ये तो और ज्यादा हो गया। फिर क्या है, तमिलनाडु है तो 1200, 1000, तो 2200, 2200 और 11 3300, 3300, 4350। तो सबसे कम योग किसका आया, तमिलनाडु का आया। तो इसी में 4 से जब भाग दोगे तो औसत सबसे कम आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो आशा है ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक और शेयर तो बनता ही है, साथ ही साथ एक चीज याद रखें, प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाइए, मोहब्बत से सिखा रहे, नाम मात्र के शुल्क के साथ। जी हाँ दोस्तों, चलिए धन्यवाद।